तो चलिए बच्चों, अब डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसा टॉपिक जिसके नाम से ही बच्चों के, खास करके 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के पसीने छूटने लगते हैं, जो कि है स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री क्या है? वैसे तो टेक्निकली ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में आता है, जो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि जैसे आप मोल कॉन्सेप्ट में शुरुआत में चीजें पढ़ते हैं, आप मोल निकालना सीखते हैं, परसेंटेज निकालना सीखते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला सीखते हैं, पर एट द एंड वो सीख कर क्या कर रहे हैं? हमें स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री समझें तो कोई भी आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, जैसे कुछ रिएक्टेंट है, कुछ प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट क्या होगा? प्रोडक्ट में बनेगा। तो यानी कि ये क्या है? ये एक तरह से ऐसा है कि आपने क्या खोया क्या पाया। मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ तो कितना रिएक्ट हुआ, प्रोडक्ट बना तो कितना बना, ये उसी तरह की चीजें हैं। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि क्या खोया क्या पाया टाइप का है। अच्छा, अब जैसे अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री है। तो स्टोइकियोमेट्री में मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करने वाले हैं? एक तरह से आप क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि वही जो मैंने कहा कि क्या खोया क्या पाया, कोई रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ तो कितना रिएक्ट हुआ, कोई प्रोडक्ट बना तो कितना बना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। दो तरह की चीजें क्या होती हैं? चीजें तो एक ही तरह की हैं, बस बनाने के लिए दो तरीके की बना दिया जाता है। जैसे कि अब इसमें मान लीजिए आपका जैसे केस 1 है, ठीक है? तो केस 1 का मतलब क्या है कि व्हेन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है? तो अगर ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट है, हालांकि ऐसे बहुत ही नाम मात्र के होंगे, ठीक है? अगर ऐसा हो रहा है तब तो चीजें कुछ नहीं, आप डायरेक्टली मास कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि 2NO2 गिव्स N2O4। अच्छा देखिए बच्चों, अब हमारे जीवन में क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन की बहुत अहमियत है, यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्योंकि हम कोई प्रैक्टिकल तो करते नहीं है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमें इतनी पता नहीं रहती। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आप 11 12 में आगे बढ़ेंगे, आपको कोई कुछ जो फेमस रिएक्शंस है वो आपको याद कर लेनी है, रट लेनी है, ठीक है? क्योंकि बैलेंस्ड रिएक्शन अगर हमें पता होगा तो आधी जंग हम ऐसे ही जीत जाएंगे, वरना फिर हमें और चीजें करनी पड़ेगी। वैसे सभी के लिए मेथड्स है, जैसे कि आप बैलेंस्ड इक्वेशन ना भी करना चाहें तो भी आपके लिए मेथड है, लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन अगर आ जाती है तो आधी लड़ाई हम ऐसे ही जीत जाते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, बोला जाए या ना बोला जाए, आपको ये मान के चलना है कि कोई रिएक्शन है वो हमेशा बंद डब्बे में ही हो रही है। अगर उसको कंटेनर खुला रखना है तो एग्जामिनर क्या करेगा? बताएगा कि नहीं भैया कंटेनर क्या है, कंटेनर खुला है, ठीक है? तो जब तक बोला कुछ कहा नहीं गया है, आपको कंटेनर बंद ही समझना है। यानी कि ना अंदर से कोई चीज बाहर जा सकती है, ना बाहर से कोई चीज अंदर आ सकती है। अच्छा, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप बड़े ही आसानी से मास कंजर्वेशन, वैसे मास कंजर्वेशन आप हर केस में लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में लगाना बहुत आसान होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया, ठीक है, कि क्वेश्चन आया कि मेरे पास जो NO2 है वो 46 ग्राम है। क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा है कि NO2 मेरे पास 46 ग्राम है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो बताइए कितना N2O4 बना, ठीक है? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि मोल्स ऑफ N2O4 फॉर्म, ठीक है? तो अब क्या बोलेंगे कि भाई एक ही रिएक्टेंट था, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो तो हमें सोचने वाली है। तो यहां तो सीधा सीधा आपका क्या करेगा? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि भाई जितना आपने शुरुआत में अगर डब्बा 46 ग्राम का लिया है, तो अंत में भी डब्बे का वजन 46 ग्राम ही रहने वाला है, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि अंदर से कुछ चीजें बाहर चली जाएंगी या बाहर से कोई चीज अंदर आ जाएंगी। और अंत में आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। यानी कि आप देखिए यहां पर क्या है, मास ऑफ N2O4 भी कितना हो जाएगा? 46 ग्राम। तो अब तो आपको पता चल गया, अगर आपको मास पता है तो आप बड़ी आसानी से मोल्स बता सकते हैं। कैसे बताते हैं बताइए? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है? तो मोलर मास कितना हो गया? ये 16 4 जा 64,
64 प्लस 28। ठीक है, तो 64 प्लस 28 बताइए कितना हो गया? 92। बोलिए, ठीक बात है। तो यानी कि इस तरह से आप बहुत आसानी से चीजों को कर सकते हैं अगर आपके पास एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है। लेकिन बच्चों क्या है कि भाई दुनिया इतनी आसान होती, दुनिया इतनी हसीन होती तो क्या बात होती, इसमें क्या आएगी, आपको दिक्कत महसूस होगी। अब दिक्कत क्या होगा? दिक्कत बच्चों, सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी कि जब आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा केस 2। ठीक है, तो केस 2 क्या है? व्हेन देयर इज मोर देन वन रिएक्टेंट। ठीक है, कि अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। अच्छा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो अब आप उसको इस तरह से समझें कि कोई भी एक काम है जिसको दो लोगों की मदद से पूरा होना है, तो अब उनमें से एक भी बिदक गया कि नहीं भाई मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है, तो वो काम क्या पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि भाई आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने से सिलेक्शन हो रहा है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने से सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उनमें से कोई भी एक चीज अगर आप नहीं पढ़े तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। भले ही आप फिजिक्स कितनी अच्छी कर लें, केमिस्ट्री कितनी अच्छी कर लें, बिना बायो या बिना मैथ्स के तो आप सिलेक्शन ले नहीं सकते। ठीक है, तो ये ठीक उसी तरह से है कि जब तक आपके पास सिर्फ एक रिएक्टेंट था, जब तक आपके पास दूसरे पर निर्भरता नहीं थी, तब तो आप अपना काम बढ़िया से कर रहे थे, बढ़िया से आंसर आ रहा था। लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा चीजें हो जाती हैं, और ये हमारे डेली लाइफ में भी होता है भाई, इसीलिए तो बोलते हैं कि साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। ये जैसे ही आपके पास एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो आपकी जो निर्भरता है वो सामने वाले पर और डिपेंड कर जाती है। तो सामने वाले पर डिपेंड करके यानी अब हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। भाई आपने अपना 200% दिया है, लेकिन सामने वाले ने कुछ किया ही नहीं कि भाई फिजिक्स टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, केमिस्ट्री आपने पढ़ाई नहीं, तो यानी कि तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो यही चीज है। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो कुछ भी कर ले, अब चीजें सारी हमारे हाथ में नहीं रहती, यहां पर हमें दिक्कत पड़ती है। अच्छा, अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसको एक चीज से समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि मुझे एक चीज सैंडविच बनानी है। ठीक है, तो अब जैसे इसकी बात करें, तो जैसे मान लीजिए मुझे चीज सैंडविच बनानी है, तो क्या है भाई, सैंडविच की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 2 ब्रेड स्लाइसेस चाहिए ऊपर नीचे, और बीच में हम स्लाइस का टुकड़ा डालेंगे ना, चीज स्लाइस। ठीक है, तो यानी कि एक सैंडविच के लिए, ठीक है, एक सैंडविच के लिए बताइए क्या चाहिए? मुझे 2 ब्रेड स्लाइस चाहिए। ठीक है, प्लस एक मुझे क्या चाहिए? चीज का स्लाइस चाहिए। ठीक है, तो 2 ब्रेड का स्लाइस चाहिए, 2 ब्रेड चाहिए होगा और एक चीज स्लाइस चाहिए होगा। ये दोनों मिलकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक सैंडविच तैयार होगी। अब हम क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10 ब्रेड स्लाइस है। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, आप एक एक केस लेकर करते हैं कि मैंने ब्रेड स्लाइस लिया है यहां पर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, और यहां पर मैं चीज स्लाइस ले रहा हूं, और यहां पर मैं लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ सैंडविच। ठीक है, कि नंबर ऑफ सैंडविच कितनी बन सकती है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने लिया 10 ब्रेड स्लाइस। ठीक है, 10 ब्रेड स्लाइस लिया और 5 मैंने चीज स्लाइस ली। ठीक है, तो कितने सैंडविच बनेंगे? तो बच्चों देखो, अब क्या है कि 2 ब्रेड हमें चाहिए एक एक सैंडविच के लिए। तो 2 ब्रेड और एक चीज स्लाइस, तो देखिए, तो 10 है, तो यानी कितने? 10 है, यानी कि 5 तो हम सैंडविच बन सकते हैं, और 5 ही हमें चीज स्लाइस चाहिए, यानी कि यहां पर बताइए कितने सैंडविच बनेंगे? 5 बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 तो ऊपर नीचे ब्रेड हो गए, और हर 2 ब्रेड के बीच में एक स्लाइस आ गई, यानी कि अगर आपके पास 10 ब्रेड है और 5 चीज स्लाइस है, तो टोटल आप 5 सैंडविच बना सकते हैं, चीज सैंडविच। ठीक है, अच्छा, अब सपोज करिए मैं एक बार के इसको मैं कर देता हूं 12, और इसको मैंने रखा 5। ठीक है, मैंने क्या किया, ब्रेड का नंबर बढ़ाकर 12 कर दिया।
अच्छा, ब्रेड का नंबर बढ़ाकर 12 कर दिया। अब कितने सैंडविच बनेंगे? देखो, चीज सैंडविच बनाना है, सी चीज तो हमने डालनी है। अब दो दो के मेरे पास 6 सेट बन सकते हैं भाई। दो दो ब्रेड के मेरे पास क्या बन सकते हैं? 6 सेट बन सकते हैं। लेकिन 6 सेट में मुझे कितनी चीज स्लाइस भी तो 6 चाहिए होगी। पर बताइए, मेरे पास चीज स्लाइस क्या है? 5 ही। ठीक है, तो 5 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको क्या कर गया? ये आपको लिमिट कर गया। ठीक है, तो अगर ये चीज आपको लिमिट कर गई तो देखिए, इस केस में ये क्या हो गया? इट गेट्स लिमिट, या आप कह देंगे लिमिटेड मात्रा में है। बोलिए, ठीक बात है? अच्छा, सेम चीज। अच्छा, कितनी सैंडविच बनेगी बताइए? इस केस में भी 5 ही सैंडविच बनेगी। अच्छा, दूसरा, अब मैं कितना भी ले लूं, मान लो मैं इसको 20 ले लेता हूं। मैंने इसको 20 ब्रेड स्लाइस रखा, इसको 5 रखा। अब बताइए कितनी सैंडविच बनेगी? आपको वही करना है, वीडियो को पॉज करके देखकर सोच के बताना है, क्योंकि आप सोचेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो ये इस वीडियो का पर्पस सर्व नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास ये 20 है, फिर से वही है। अब 20 में क्या होगा? दो दो के 10 ब्रेड स्टिक्स बनेंगे, यानी 10 ब्रेड के सेट्स बनेंगे। लेकिन उन 10 ब्रेड सेट्स में हमें चीज भी तो चाहिए, तो एक सेट में एक, तो 10 में 10 चीज स्लाइस चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर 5 है। तो यानी कि फिर से ये जो चीज है, बताइए, फिर से ये लिमिट कर जाएगी। ठीक है, फिर से लिमिट कर गई। अच्छा, अब देखिए, दोनों केस में ब्रेड हमारे पास क्या था? एक्सेस में था। यहां पर भी ब्रेड हमारे पास क्या है? एक्सेस में। ठीक है, यहां पर कितना एक्सेस था बताइए? 2 का एक्सेस था। यहां पर कितना एक्सेस है बताइए? 10 का एक्सेस। अब देखिए, अब जैसे शुरुआत में अपन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 100 ब्रेड कर दिए और यहां पर 5 ही रखा, या आप कह लीजिए कुछ भी कर देते हैं, इसको बढ़ाकर अपन क्या करते हैं? इसको बढ़ाकर मैं 25 कर देता हूं। ठीक है, अब बताइए, अब कितना बनेगा? तो फिर से वही चीज है, 100 ब्रेड है, यानी कि 50 दो दो के सेट बनेंगे। और 50 में मुझे, अगर मुझे 50 सैंडविच बनानी है तो 50 चीज स्लाइस मिलेगी। लेकिन मेरे पास क्या है? चीज स्लाइस कितनी है? 25। ठीक है, यानी फिर से ये लिमिट कर जाएगा। तो ये लिमिट कर गया, तो कुल मिला के अभी के लिए तो आपको समझ में आ रहा है कि देखो, हर सैंडविच में एक चीज स्लाइस की तो जरूरत पड़ेगी, तो जितना चीज स्लाइस उतना आपकी सैंडविच। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 25। अच्छा, तो यानी कि फिर से क्या हुआ? फिर से ये लिमिट कर गया, और फिर से ये क्या हुआ? ये एक्सेस में हो गया। ठीक है, अच्छा, इस बार कितना बना? 25 बनाया, तो 25 दूना 50, यानी 50 ब्रेड आपने यूज की, तो भी 50 ब्रेड आपका एक्सेस में पड़ा रहा। अब देखिए, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको मैंने 20 ले लिया, इसको मैंने 22 ले लिया। ठीक है, या 22 ना ले आप, तो इसको 11 ले लीजिए। चलिए, 20 और 11। अब देखिए, अब कौन सा लिमिट करेगा? अब कौन जल्दी खत्म होगा? तो देखिए, 20 में मेरे पास क्या है? मेरे पास दो दो के 10 ब्रेड के सेट्स बनेंगे। ठीक है, तो 10 ब्रेड के सेट बनेंगे, और हर में मैं एक चीज स्लाइस डाल दूंगा। पर मेरे पास यहां पर 11 है। ठीक है, चीज स्लाइस मेरे पास है। ब्रेड के कितने सेट बने? दो दो के 10 सेट बने। मेरे पास चीज स्लाइस क्या है? 11। ठीक है, तो यानी कि इस बार बताओ कौन कम पड़ गया? इस बार मेरे पास ब्रेड कम पड़ गया, यानी कि इस बार ये लिमिट कर गया, ये लिमिटेड अमाउंट में हो गया। और इस बार मेरे पास क्या बन गया? ये एक्सेस में हो गया। ठीक है, तो बताइए इस बार कितनी सैंडविच बनेगी? इस बार मेरे पास 10 सैंडविच बनेगी। तो यानी कि बस आपको इतना सा समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब भी चीजें कोई दो चीजों पर निर्भर करती हैं, ठीक है, तो अब दोनों पर चीजें आ जाती हैं, यानी कि फिर कोई एक चीज कितना भी ज्यादा हो, कितनी भी आप ब्रेड ले लीजिए, 1000 ब्रेड ले लीजिए, लाख ब्रेड ले लीजिए, लेकिन बिना चीज के चीज सैंडविच तो नहीं बनेगी। यानी चीज भी उतनी होनी चाहिए, उसी मात्रा में। तो ठीक उसी तरह से आपको यहां पर चीजों को देखना है। तो अब देखिए, अब बार बार आप देख रहे थे कि कभी ब्रेड लिमिट कर रहा, कभी चीज लिमिट हो रही थी, तो कभी ब्रेड भी लिमिट हो रही थी। तो अब इसी प्रक्रिया में आपके रिएक्शंस होते हैं, तो रिएक्टेंट्स भी क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स भी एक से ज्यादा होते हैं। तो अगर रिएक्टेंट्स भी एक से ज्यादा है, तो अब हमें समझना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी स्टोइकियोमेट्री का, वो है लिमिटिंग रिएजेंट, जिसे हम प्यार से एलआर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं? एलआर कहते हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट नाम में ही पता चल रहा है, लिमिट कर जाएगा, खत्म कर जाएगा।
यानी कि वो रिएक्टेंट जो आपके रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, यानी कि द रिएक्टेंट विच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन। एकदम साफ सुथरी भाषा में एकदम स्पष्ट चीज आपको पता होना चाहिए कि ऐसे रिएक्टेंट, ऐसे रिएजेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो। अब आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए अब ये लिमिटेड था तो ये पहले खत्म हुआ, यहां पर ये लिमिटेड था तो ये ब्रेड पहले खत्म हुआ। तो जो पहले खत्म हो जाए, अच्छा जो पहले खत्म हो जाए वो लिमिटेड, तो कुछ अगर आप ये चीज कह रहे हैं कि कोई एक चीज है जो पहले खत्म हो गई है, इसका दूसरा मतलब ये भी तो निकलता है कि कोई एक चीज बची रह गई है। तो अगर कोई चीज बची रह गई है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? तो उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो यहां पर दूसरा जो चीज है, दिस इज एक्सेस रिएजेंट, जिसे आप ईआर भी बोल सकते हैं। बोलिए ठीक बात है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्या है कि वो रिएजेंट या वो रिएक्टेंट जो आपके रिएक्शन में पूरी तरह कंज्यूम हो जाए, पहले ही खत्म हो जाए। एक्सेस क्या है? जो बचा रहे, कि रिएक्टेंट्स रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो बचा रह गया, जो बचा कुचा है। तो यही बच्चों स्टोइकियोमेट्री में आपको यही करना है कि कौन कितना रिएक्ट हो रहा। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार कोई ना कोई चीज बची ही रह जाए या कोई एक्सेस ही हो, कोई एलआर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पर लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं कि पूरे के पूरे ना रिएक्ट हो, पर हो भी सकते हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो, आपको तो चीजों का हर चीज के लिए तैयार रहना है। तो यानी कि अब आपको हर क्वेश्चन में यही देखना है कि यार जैसे ही आपको पता चला कि आपके पास एक से ज्यादा रिएजेंट है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से कोई लिमिट कर रहा है। क्योंकि आप देखो कि आगे की जो कैलकुलेशन होती है, जैसे हमने चीज स्लाइस, चीज सैंडविच वाले में देखा कि आपके पास अगर जैसे चीज आपका लिमिट कर गया तो आपके पास कितनी भी ब्रेड बची हो वो कोई किसी काम की नहीं है, उनसे मैं चीज चीज सैंडविच नहीं बना सकता। अगर मेरे पास ब्रेड जल्द पहले खत्म हो गई तो मेरे पास कितने भी चीज स्लाइस बचे हो, मैं सैंडविच नहीं बना सकता। ठीक है, तो यानी कि सारी कैलकुलेशन किस पर आधारित होगी? लिमिटिंग रिएजेंट पर, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पहले खत्म हो गया। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हुआ, रिएक्शन खत्म। तो रिएक्शन उसी प्रपोर्शन में बना होगा जिस प्रपोर्शन में आपके रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, फिर वहां पर हमारा रूल आता है बैलेंस इक्वेशन का, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो क्या कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? बताइए, ठीक बात है। अच्छा, अब जैसे हम आगे बात करते हैं, ठीक है, तो आगे हम क्या बात करें? अब आगे इस तरह से बात करते हैं कि अब लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना कैसे है। तो ढूंढने के वैसे कई तरीके होते हैं, ठीक है, तो कई तरीके होते हैं, तो उसमें से क्या तरीका हम बेस्ट रखें? तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। ऐसे होता है ना, एक आम जिंदगी, एक मेंटोस जिंदगी। ठीक है, तो आम जिंदगी वाला भी देखते हैं कि आम जिंदगी में चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बोला, नॉर्मल सा अपन लेकर चलते हैं। जैसे मैंने एक बहुत ही फेमस एग्जांपल लिया, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, सारे के सारे क्या है? गैसेस हैं। अच्छा, आप देखिए, अब सबसे पहले तो आपको क्या करना आना चाहिए? इन रिएक्शंस को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, अब रिएक्शंस को पढ़ेंगे कैसे आप? रिएक्शंस को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि कैसे पढ़ेंगे इसको बताइए, कि जब 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट होगा तब जाकर 2 मोल अमोनिया बनेगा। ठीक बात है, ये चीज अपन समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसी का दूसरा वर्जन, तो अब जैसे मान लीजिए, यानी कि मैंने N2 को 1 मोल लिया, H2 को 3 मोल लिया, तो बताइए ये कितना बना? 2 मोल, क्योंकि ये बैलेंस रिएक्शन ही बता रहा था। अच्छा, आप देखिए, अब मैंने इसको 2 मोल लिया, इसको मैंने 4 मोल लिया, इसको मैंने फिर से 2 मोल। अच्छा, अब ये देखते हैं कि कितना बनेगा। ठीक है भाई, क्या खोया क्या पाया? तो अब देखिए, ये 2 मोल है, ये 4 मोल है। अब देखिए, अब बैलेंस इक्वेशन देखते हैं। तो बैलेंस क्या बोल रखा था कि 1 मोल N2 के बदले मुझे कितना मोल H2 मिलेगा? 3, यानी 1 का 3 हो रहा है। तो 2 के बदले मुझे कितना चाहिए?
2 का 3 गुना यानी 6 मोल, यानी कि अगर मैं इसको 2 मोल लेता हूं तो ये मुझे कितना चाहिए होगा, ये मुझे 6 मोल चाहिए होगा। पर क्या ये 6 मोल है क्या, नहीं, ये तो सिर्फ 4 मोल है। यानी कि हमारे केस में कौन एलआर हो गया बताइए, हमारे केस में ये एलआर हो गया, क्योंकि 2 मोल के लिए 6 मोल चाहिए था, उतना तो है नहीं, उससे कम है। अच्छा, अगर ये एलआर है तो ये क्या हो जाएगा, ये ईआर हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पर देखिए, इससे और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या पता चल रही है, कि आपको ये पता चल रहा है कि देखो, कम कौन था, N2 कम था और S2 ज्यादा था, लेकिन LR क्या हुआ, LR आपका कौन सा हो गया, LR आपका S2 हो गया। तो यानी कि यहां से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कम दिया है, जिसके कम मोल्स हैं, जिसके कम मास हो, वही आपका LR हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कम दी गई चीजें LR हो भी सकती हैं, LR नहीं भी हो सकती। ठीक बात है, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब जैसे ये हमने देख लिया, पर अब जैसे इसमें देखा तो ये ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये तो हमने समझने के लिए समझ लिया, पर अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक बड़ा आसान सा है, कि मान लीजिए कि मैंने एक ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखी, ठीक है, तो हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखी, तो यानी कि इसमें क्या है, जो कैपिटल एबीसीडी है वो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, और जो स्मॉल एबीसीडी है वो क्या है, वो आपके कोफिशिएंट है, उनके बैलेंस्ड कोफिशिएंट है। हमारे इस मेथड में बैलेंस रिएक्शन का बहुत ज्यादा रोल रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको रिएक्शन अनबैलेंस दिया है तो उसके लिए आपके पास क्या रहता है, उसके लिए आपके पास मेथड्स रहती हैं, जैसे कि पीओएसी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। आपके पास लॉ ऑफ इक्विवेलेंस रहता है, ठीक है, तो उसको भी आप कमेंट करके बताएंगे, तो उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास, आप जब भी लड़ाई के लिए जा रहे हैं, आपके पास सारे हाईटेक वेपन्स होने चाहिए। तो जो पीओएसी और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, या मेथड ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस है, वो आपके पास क्या है, हाईटेक मेथड्स है, हाईटेक वेपन्स है, उनको भी आपको करके जाना है। अभी इनकी बात करते हैं। अच्छा, तो देखिए क्या करना है, आपको कुछ रेशियो लिखना होगा, जैसे मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय कोफिशिएंट, ठीक है। तो भाई अगर एलआर आपको ढूंढना है, तो जाहिर सी बात है वो रिएक्टेंट्स में से ही एक होगा, प्रोडक्ट में से तो होगा नहीं, ठीक है। तो रिएक्टेंट में से अगर ढूंढे तो ये कोफिशिएंट आपको रखना है। अच्छा, मान लीजिए कोई भी एक कम हुआ, ठीक है, तो जो कम हुआ, जैसे मान लेते हैं कि सपोज इफ, ठीक है, तो यहां पर मैं इफ कर लेते हैं कि अगर ये कम हुआ तो बताइए कौन एलआर है, तो सीधा सा गणित है कि भैया जो कम है वो एलआर है। अच्छा, अगर एलआर ये वाला रेशियो कम है तो एलआर ये है, तो इसका मतलब ईआर क्या है, ईआर आपका बी हो गया, एक्सेस। अच्छा, तो ये तो मैथमेटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, एन ए बाई ए ये भी बड़ा हो सकता है, बताइए। तो जैसे मैंने कहा था, जो छोटा है वो एलआर है, इस बार छोटा क्या है, बी, तो ईआर बताइए क्या होगा, ईआर होगा ए, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभार ये भी हो सकता है कि एन ए बाई ए इज इक्वल्स टू एन बी बाई बी, भाई मैथमेटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आ रही है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कोई भी एलआर, कोई भी ईआर नहीं है। क्योंकि ध्यान से समझना है, कई बच्चे आते बोलते नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कोई एलआर ना हो। आपको ध्यान से समझना है कि एलआर वो चीज है जो आपके रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो रही है। तो जरूरी नहीं ना कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट भी तो कंज्यूम हो सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो यानी कि यहां पर अपन बोलेंगे कि all the reactants या both the reactants are completely consumed, ठीक है, कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स है वो पूरी की तरह पूरे का पूरा कंज्यूम हो रहे हैं। बोलिए ठीक बात है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अब जैसे इसका कोई भी केस आप देखते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके देखें, ठीक है, तो पहले वाले में देखते हैं, तो देखिए N2 के मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ठीक है, S2 के मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट,
ठीक है, तो देखिए मोल्स कितना था 3, कोफिशिएंट भी 3, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो इस केस में कोई एलआर कोई ईआर नहीं। अब दूसरा केस देखते हैं। ठीक है, दूसरे केस में देखिए N2 के मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। ठीक है, दूसरा H2 के कितने मोल्स हैं 4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। अब बताइए कौन बड़ा 4/3 और ये 2, तो यानी कि ये चीज बड़ी हो गई, तो यानी कि इसलिए एलआर कौन हो गया ये, यानी कि H2LR। बोले ठीक बात है। तो ये हमने यहां तक चीजें देखी। अच्छा, तो ये एलआर देख लिया। अब क्या है, ये तो हमने देख लिया, पर एलआर निकालना तो महज एक स्टेप है किसी भी स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन का करने का। लेकिन आपको अब आगे क्या, एलआर आपने निकाल लिया तो यानी कि दो चीजें हैं। क्या चीजें हैं बच्चों, अब देखिए, अब आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि all calculations will be based on LR। सारी की सारी कैलकुलेशन एलआर पर ही बेस्ड होंगी। ठीक है, इसीलिए अब सोचिए अगर आपने गलती से गलत एलआर निकाला, फिर एलआर निकालने के बाद आप जितनी भी मेहनत करने वाले हो सब जाया जाने वाली है, सब पूरा का पूरा वेस्ट जाने वाला है। तो इसका मतलब एलआर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने एलआर निकाला। और जैसे कि दूसरा मैंने बोला कि ऐसा कभी मिसकंसेप्शन मत पालना कि भैया जो कम मात्रा में है वो एलआर है। वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, डिपेंड किस पे करेगा, बैलेंस स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट पर। ठीक है, कि रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट में और मे नॉट बी दी एलआर, है ना। यानी कि आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंट है अगर वो कम मात्रा में है तो वो एलआर हो भी सकता है, एलआर नहीं भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कम मात्रा में है तो एलआर होगा ही। जैसे मैंने बोला कैसे डिफाइन करना है कि रिएक्टेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय उसका बैलेंस्ड इक्वेशन का कोफिशिएंट, यानी कि आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बोले ठीक बात है। चलिए, अच्छा, अब जो दूसरी मेथड है, जो दूसरी मेथड आपके काम आनी है वो ये आनी है। ठीक है, उसके बारे में भी अपन करते हैं कि जिसको बोलेंगे आप मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, तो मोल मोल एनालिसिस वही वाली मेथड है, वही यूनिटरी मेथड पर ही बेस्ड है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट चीज लिख रहा हूं। जैसे कि अभी अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ये एक सदाबहार मोल की बैलेंस इक्वेशन थी हमारे पास ये। ठीक है, तो अब देखिए उसमें क्या है, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए। अब ये जो है अभी इस पे भी पूरी चीज अपन कर रहे हैं, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई। तो बच्चों वही स्टोइकियोमेट्री रेशियो ही हमें निकालना है कि मोल्स डिवाइडेड बाई उसका कोफिशिएंट। अच्छा, अब यहां पर एक चीज अपन बच्चों ध्यान से देखेंगे कि यहां पर जो जब रिएक्टेंट के लिए ये फॉर्मूला हम लगाते हैं रिएक्टेंट के लिए, तो यहां पर हमें क्या पता चलता है, यहां पर यह पता चलता है कि कितना रिएक्ट हुआ। ठीक है, तो रिएक्टेड पता चलेगा, ये बस आपको ध्यान रखना है। और जब आप ये प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं तो प्रोडक्ट के लिए आपको क्या पता चलता है, फॉर्म। तो प्रोडक्ट वाले में कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट तो क्या होता है, प्रोडक्ट तो आपका बनता है। तो यानी कि बस इसको आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जब भी आप ये फॉर्मूला रिएक्टेंट के ऊपर लगा रहे हैं तो हमें क्या पता चलने वाला है, हमें पता चलने वाला है कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड। ठीक बात है, अभी इसको एग्जांपल के थ्रू करके देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि स्टोइकियोमेट्री के, ठीक है, किसी भी सवाल को सॉल्व करने का बड़ा आसान सा मेथड होता है। ठीक है, देखो होता क्या है, आप जितनी आसानी से, जितनी ऑर्गेनाइज तरीके से कोई भी काम करें, चाहे वो पढ़ाई भी हो, लाइफ का, डेली लाइफ का कोई भी काम हो, जितना ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे आपका जीवन उतना अच्छा चलेगा। वो जुगाड़ वाला जो फंडा चलता है इंडिया में वो थोड़े दिन के लिए, जुगाड़ की जिंदगी क्या है, एक दो दिन की सही है, अगर 2-3 दिन की, 1-2 साल की जिंदगी है तो जुगाड़ से जी लो, लेकिन जिंदगी क्या है बेटा, लंबी है।
ठीक है, तो लंबा जीवन है तो लग के मेहनत करके आपको कायदे से ही आप जी सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं कह रहा हूं कि स्टेप्स टू सॉल्व, यही आपका ब्रह्मास्त्र रहेगा। स्टेप्स टू सॉल्व ऑल स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चंस, दुनिया का कोई भी स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन है वो आप इन 3 स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड क्या हो, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी आती हो। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी नहीं आती तो उसके लिए हमारे पास दूसरे तरीके हैं, दूसरे जुगाड़ हैं, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। अगर हमें क्या है, ये सीधा सीधा ये मेथड कब है, इफ बैलेंस्ड इक्वेशन इज नोन और गिवन, यानी कि अगर आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है या तो आपको पता है या बताई गई है, तो इसलिए बच्चों देखो, और यही सबसे आसान मेथड भी है, तो यही कोशिश करें कि बैलेंस्ड इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा आपको रटी हुई हो। अच्छा, तो रटने का कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि जैसे बचपन में हम याद करते थे कि भाई किताब पर हाथ रखा और हम याद रटने लगे, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। रटने का मतलब यही है, फिजिकल केमिस्ट्री में रटने का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, कि आप क्वेश्चन इतना सारा कर लें कि आपको चीजें रट जाए। ठीक बात है, चलिए तो अब देखिए तो क्या करना है। सबसे पहला स्टेप है कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर दी हुई है बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कभी कभी क्या है, एग्जामिनर घर से झगड़ा करके आता है, वो इक्वेशन लिख देता है पर वो बैलेंस नहीं होती, तो उसमें भी कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गच्चा खा जाते हैं ना, तो वहां ध्यान रखना, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना इक्वेशन बैलेंस है, क्योंकि अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो ये मेथड मेरे किसी काम की नहीं है। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड एलआर। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, तीसरा स्टेप है कि अप्लाई मोल मोल एनालिसिस बेस्ड ऑन एलआर। ठीक है, तो यही 3 स्टेप हैं जीवन के, इसी 3 स्टेप से आपके जीवन आसान हो जाएगा। पहला क्या है, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन, दूसरा क्या है, फाइंड एलआर, ठीक है, तीसरा क्या है, अप्लाई मोल मोल एनालिसिस। इसी सीक्वेंस में आपको चलना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन लिखकर देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए, अच्छा कंबशन प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। अच्छा, कंबशन के लिए वैसे तो सबसे बढ़िया तरीका होता है पीओएसी, हम आने वाले वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ये रिएक्शन लिखा, ठीक है, अच्छा, हाइड्रोकार्बन के किसी भी कंबशन में, हाइड्रोकार्बन के किसी भी कंबशन में क्या लगा रहता है कि आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है CO2 और H2। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन है, क्वेश्चन है कि आपको 16 ग्राम मीथेन दिया गया है और 16 ग्राम ही आपको क्या दिया गया है, ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या खोया क्या पाया, यानी कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शंस द अमाउंट एंड व्हाट आर द सब्सटेंस दैट आर लेफ्ट, यानी कि जब रिएक्शन खत्म होगा तो आपके पास क्या क्या चीजें बचेंगी और किस मात्रा में बचेंगी। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे ज्यादा पढ़े नहीं होते, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, भाई इजी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन किसके लिए है, इजी हार्ड उनके लिए जो पढ़ने गए, जिसने पढ़ाई नहीं है, जिसने प्रैक्टिस ही नहीं की, उसके लिए तो सारे क्वेश्चन एक समान है। तो इसी चक्कर में क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चे हार्ड सवाल में भी तुक्का लगा के चले आते हैं, क्योंकि जो बच्चा पढ़कर जा रहा है वो तो हार्ड सवाल पढ़कर ही उसको लगेगा, हाँ यार इस तरह के सवाल तो मुझसे होते नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। पर जो जिसने पढ़ाई नहीं उसने बोला ठीक है चलो आने तो देखते हैं इसका भी बीसी, जय माता दी लेट्स रॉक करके आते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या है कि रिएक्शन के अंत में आपको क्या क्या मिलेगा और कितनी मात्रा में मिलेगा। तो जनरली क्या लगेगा, अरे यार रिएक्शन के अंत में हमें क्या मिलता है, रिएक्शन के सॉरी रिएक्शन के अंत में हमें प्रोडक्ट मिलता है, तो इसमें कोई पूछने वाली बात है, CO2 और H2O भी तो मिल सकता है। लेकिन बच्चों इसमें आप देखो कि अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई एलआर हुआ, बहुत बहुत अच्छी बात है कि रिएक्शन के अंत में प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन मान लो इन दोनों में से कोई एलआर हुआ, तो एलआर होने का मतलब बाय इटसेल्फ मतलब है कि अगर कोई एलआर है तो दूसरा ईआर होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यानी कि हम अपना स्टेप फॉलो करते हैं, यानी कि ये
एकदम बेसिक स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें ये लिखना है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो जैसे हमारा स्टेप था, पहला स्टेप क्या था कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दें, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहां 2 लगा दिया, तो 2 और 2 4, तो बताइए 2O2। बोले ठीक बात है। अच्छा, अब जैसे केमिस्ट्री का एक और थंब रूल है कि कन्वर्ट योर गिवन डेटा इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मोल्स निकाल दें, तो बताइए CH4 के मोल्स कितने हुए, 1, ठीक है। O2 के कितने मोल्स हुए भाई, गिवन मास बाय मोलर मास कितना हो गया, 32। अच्छा, काफी बार बच्चे ये देख लेते हैं, सर ये तो 2O2 है। अरे 2O2 है तो ठीक है, आपको मोलर मास, मोल्स किसके निकालने हैं, O2 के निकालने हैं ना, 2O2 के तो निकालने नहीं है। तो आपको तो मोलर मास 32 ही लेना है, O2 का ही लेना है। 2 आपके लिए मैटर नहीं करता, वो तो कोफिशिएंट में आएगा। बोलिए ठीक बात है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं LR निकाल कर देखता हूं। LR क्या कहता है, मोल्स ऑफ CH4/1 मोल्स ऑफ O2/2। तो मोल्स ऑफ CH4 कितना है, 1/1। मोल्स ऑफ O2 कितना है बताइए, 1/2। तो 1/2 यानी कि 0.5/2। तो 0.5/2 आप देख रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कौन छोटा है, बताइए ये छोटा है। यानी कि आपका LR कौन हुआ बताइए, O2 आपका LR हुआ। यानी कि अब सारी कैलकुलेशन क्या है, अब सारी की सारी कैलकुलेशन O2 पर बेस्ड है, ठीक है। तो क्योंकि LR खत्म हो गया, अच्छा ये LR है, तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब क्या हुआ, ये ER हुआ, ठीक बात है, ये एक्सेस में है, बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है अब हमें मोल मोल, अब हमें ये निकालना है क्या खोया क्या पाया। तो सबसे पहले पता है कि भाई मोल्स ऑफ CO2, तो CO2 और H2O तो बन ही रहे होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब सबसे पहले मोल्स निकालते हैं CO2 और H2O को। अब देखिए, अब क्या है, अगर आप देखें तो अभी जो हमने ये मोल मोल एनालिसिस लिखा, ठीक है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 सेट लिखे। अच्छा, अब 4 सेट में क्या है कि आपको इक्वेट करना है, कहीं से आंसर लाना है। तो अगर कहीं से आंसर लाना है तो कम से कम 2 सेट तो चाहिए। मान लीजिए इन दोनों को इक्वेट कर दें, इन दोनों को इक्वेट कर दें, या इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो कम से कम आपको 2 सेट चाहिए होगा जिनको इक्वेट करने से आप आंसर ला सकें। तो देखिए, उसमें चीजें बड़ी आसान है। आसान क्या है, एक सेट तो हमेशा LR का रहेगा, दैट इज फिक्स्ड, क्योंकि सारी कैलकुलेशन किस पर बेस्ड हो रही है, LR पर। तो एक सेट आपका फिक्स्ड है कि वो LR रहने वाला है। तो बताइए LR क्या है ये, तो एक सेट तो आपका फिक्स है LR, हमेशा LR ही लेंगे। दूसरा दूसरा सेट किसको लेंगे वो आपके ऊपर है। मान लीजिए आप CO2 को निकाल रहे हैं तो CO2 का सेट ले लीजिए, आप H2O को निकाल रहे हैं तो H2O का सेट ले लीजिए। बोलिए ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं CO2 का सेट ले रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए, मोल्स ऑफ O2 0.5/2 मोल्स ऑफ CO2, यानी कि 0.25। तो मोल्स ऑफ CO2 आ गए। इस मेथड की यही खासियत, अब क्या होता है इसमें यूनिटरी मेथड होती है कि 1 का 2 बनेगा, 2 का 3 बनेगा, 3 का 4 बनेगा। तो यूनिटरी मेथड भी अच्छी है, बेसिक सारी चीजें वहीं से आती है, लेकिन ये क्या एकदम साफ सुथरा आपको क्लीन आंसर देगा। और हमें क्या है कि हर मेथड में, हम हर क्वेश्चन में अगर एक जैसा ही अप्रोच करेंगे तो हमारी जो क्वेश्चन करने की काबिलियत होगी वो क्वेश्चन प्रति क्वेश्चन बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो CO2 हो गया, तो CO2 मिल गया। अब मैं H2O निकालता हूं। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि एक सेट तो हमेशा क्या होगा, LR का फिक्स होगा, एक तो LR ही रखोगे। दूसरा जो निकाल रहा हूं, इस बार मैं क्या निकाल रहा हूं, H2O। अच्छा, मजेदार बात क्या है, दोनों का कोफिशिएंट 2 है, निपट जाएगा। तो मोल्स ऑफ O2 कितने थे, 0.5 मोल्स ऑफ H2O। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मोल से मास निकालने में कोई दिक्कत है कि भाई मोल से मास कैसे निकालते हैं। अगर मास ऑफ H2O चाहिए तो क्या करोगे, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई, मोल्स इनटू मोलर मास क्या होगा, मास होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब देखिए, अब आया इस क्वेश्चन का सबसे मेन पार्ट, सबसे मेन टास्क, ठीक है। तो मेन टास्क क्या आया कि हमने ये तो निकाल लिया, पर अब दिक्कत किसकी हो गई, दिक्कत ER की है। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ रिएक्शन के अंत में क्या खोया क्या पाया, मतलब मात्रा तो दूर की बात है, कौन कौन से रिएजेंट बचे होंगे, कौन कौन सी गैसेस बचे होगी, तो आप बोलोगे कि यार CO2 और H2O तो प्रोडक्ट है, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ में CH4 भी थोड़ा बहुत बच रहा होगा, क्योंकि वो एक्सेस है। यानी कि आपको क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला। ऑक्सीजन को छोड़कर
आपके डब्बे में सारी की सारी गैसेस मौजूद होंगी, जो कि हमें इस कैलकुलेशन से पता चल रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल को इसी डेटा के साथ सिर्फ इतना सवाल आ जाए कि व्हाट आर द गैसेस दैट विल बी लेफ्ट आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन का जब एंड होगा तो कौन कौन सी गैसेस बची होंगी। ठीक बात है, तो ये चीज है। तो यानी कि यहां से हमारा ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। लेकिन अब जो सबसे मेन पार्ट है, जहां काफी बच्चे दिक्कत करते हैं, भाई आपने ये तो बता दिया कि CH4 आपका एक्सेस रिएजेंट है, लेकिन अब ये तो बताइए कि कितना बचा हुआ है, क्या खोया क्या पाया, कितनी चीजें बची हुई हैं, ये तो बताओ। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, अब देखिए, अब आपको पता चलेगा कि यहां पर जो हमने ये रिएक्टेड रिएक्टेड लिखा था, इसका मतलब क्या था। ठीक है, तो इसका जो मतलब था बच्चों ये था कि अब जैसे मैंने बोला, अब मुझे रिएक्टेंट निकालना है, तो देखिए एक सेट तो हमेशा क्या रहेगा, एक सेट तो आपका LR का फिक्स रहने वाला है, दूसरा सेट हम CH4 का ले लेंगे। तो देखिए CH4/1। अच्छा, अब आप बोलोगे यार ये तो कुछ नहीं, मोल्स ऑफ CH4 तो पहले ही पता है हमें, 1 मोल है, इसमें क्या निकालना। नहीं, 1 मोल आपको इनिशियल मोल्स है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मोल्स हैं, ये दीज आर इनिशियल मोल्स। बताइए, क्या एक्सेस रिएजेंट है ना, तो 1 मोल में से कितना मोल रिएक्ट हुआ ये थोड़ी आपको पता है, आपको तो ये इनिशियल मोल सिर्फ पता है। तो यानी कि अब आपका फर्ज क्या बनता है, अब आपका फर्ज ये बनता है कि 1 मोल में से कितना रिएक्ट हुआ। ठीक बात है। अच्छा, 1 मोल में से कितना रिएक्ट हुआ वो कैसे निकालें, तो यही फॉर्मूला था। तो देखिए, यहां से जैसे मैंने लिखा था कि रिएक्टेड, जब आप मोल मोल एनालिसिस रिएक्टेंट के लिए लगाएंगे तो वहां से जो मोल्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, रिएक्टेड। ठीक है, तो देखिए मोल्स ऑफ O2 वो तो आपको पता है 0.5, तो 0.5/2 इज इक्वल्स टू CH4, या आप चाहें इसे 1/4 कह दें या 0.25 कह दें। तो ये क्या है, ये रिएक्टेड है कि इतने CH4 के मोल्स रिएक्ट हो गए। ठीक है, लेकिन बताइए क्या आपसे रिएक्टेड पूछा है क्या, नहीं, आपसे क्या पूछा है, क्या खोया क्या पाया, अंत में क्या बचा। ठीक है, तो हम बोलेंगे मोल्स ऑफ CH4 लेफ्ट। तो बताइए ये क्या करें, इनिशियल मोल्स में से माइनस क्या कर दें, रिएक्टेड मोल्स। इनिशियल मोल्स कितने थे 1, रिएक्ट कितना कर रहा है 0.25, तो बचा कितना 0.75 मोल। ठीक है, अच्छा, यानी कि मास ऑफ CH4 लेफ्ट, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 0.75, तो 0.75 यानी कि 3/4 इंटू 16 है ना, मोलर मास इसका हो जाएगा 4, यानी कि 12 ग्राम CH4 अभी भी बचा रहेगा। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो लोग आसानी से कर लेते हैं, जो तीसरा पार्ट है कि भाई जो एक्सेस रिएजेंट बचा है वो भी तो बताओ वो कितना बचा है, वहां पर दिक्कत आती है। तो अगर आप मोल मोल एनालिसिस की प्रैक्टिस करेंगे तो स्टोइकियोमेट्री के हर क्वेश्चंस में आपको बड़ी आसानी से चीजें मिल जाएंगी। हाँ, इसमें जैसा मैंने बताया दिक्कत सिर्फ उन्हीं में आती है जिनमें आप इक्वेशन नहीं लिख पाते, उनके लिए और भी मेथड्स हैं, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, POAC और ग्राम इक्विवेलेंट्स, वो हम आगे आने वाले वीडियो में लाएंगे आपके लिए। और अगर आपको वो जल्दी चाहिए तो आप प्लीज इस पे कमेंट करें। ठीक है, और इसमें आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें भी आके आप चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी चीजों को आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए।